आए हुए आप सभी कार्यकर्ताओं को जो है बहुत बहुत प्रणाम। जय भीम, जय भारत। आज हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जो ज्ञान के महासागर, जिन्होंने हर पीड़ित, हर शोषित के सबसे बड़े रक्षक अगर किसी को कहें हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी बिरादरी से आता हो, किसी समुदाय से आता हो, उन सब के लिए सबसे बड़ा कोई रक्षक जो अगर रहा है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश, इंदौर के पास जो है एक गांव में हुआ। शुरुआत की पढ़ाई उन्होंने वहीं पे करी और उनकी शुरुआत की जो पढ़ाई की कहानी है, सब जानते हैं कि क्लासरूम में उनको बैठने की परमिशन नहीं थी। घर से एक चटाई वो लेके आते थे उस कक्षा में बैठने के लिए। स्कूल के अंदर जो पीने का पानी है, उस मटके को जो है, पीने के पानी के मटके को हाथ लगाने की परमिशन उनको नहीं थी। ऐसे हालातों के अंदर उन्होंने जो है अपनी शिक्षा को शुरू किया। आगे चल के बड़ौदा के जो राजा थे, उन्होंने उनको स्कॉलरशिप देके जो है विदेश में पढ़ने के लिए भेजा और विदेश में जाकर उन्होंने अलग अलग क्षेत्र के अंदर विभिन्न डिग्रियां जो है हासिल करी, पीएचडी करी, मुख्यतः लॉ के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर और इकोनॉमिक्स के अंदर। इन 3 क्षेत्रों में मुख्यतः उन्होंने जो है पीएचडी हासिल करी और फिर वो वापस देश में यहाँ लौटे। और क्योंकि बड़ौदा के जो राजा थे उनसे ये तय था कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वो वापस लौटेंगे तो उनको वहाँ उनके जो है कार्यालय में काम करना होगा कुछ समय के लिए। तो उन्होंने वहाँ पर अपना कार्यालय में काम करना शुरू किया। जो वो शहर था, जो गुजरात का जो शहर था बड़ौदा, उसके अंदर उन्होंने जब काम करना शुरू किया तो अपने लिए मकान ढूंढना शुरू किया। जब मकान ढूंढने गए तो उनकी जाति को देखकर, उनकी जाति को जानकर जो है उनको जो है कोई मकान किराए पे ना दे। और ये सब चीज़ें जो हैं वो देखते देखते जो है वो बहुत आहत थे। उनको लगा कि शिक्षा लेने के बाद जो है शायद देश के अंदर जो कुछ लोग जाति बिरादरी के नाम पे भेदभाव करते हैं, शायद उनके विचार बदल जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि इतनी शिक्षा लेने के बाद भी, इतना ज्ञान हासिल करने के बाद भी लोगों के विचार जो हैं वो आज भी वैसे ही हैं, भेदभाव जो है आज भी जो है जाति और समाज के जो है नाते किया जाता है, तो उससे वो बहुत आहत हुए। और उसके पीछे एक कहानी है। वहीं गुजरात में बड़ौदा के अंदर एक सायाजी पार्क है। वो एक दिन बहुत आहत हुए और परेशान होके वहाँ उस पार्क में जाके बैठ गए और वहाँ बैठ के उन्होंने चिंतन शुरू किया। और चिंतन करते करते उन्होंने जो है वो इस नतीजे पे पहुँचे कि मैं इतना पढ़ लिखने के बाद भी अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार है तो मेरे समाज के लोग जो हैं उनके साथ क्या होता होगा। तो वहाँ उन्होंने ये तय किया कि मैं अब आज से जो है अपना पूरा जीवन जो है मैं समाज के लगाऊंगा। जो समाज में भेदभाव है, जो जाति के आधार पे भेदभाव है, उसको जो है ख़त्म करने के लिए जो है अपना जीवन लगाऊंगा। और वही उस दिन जो है सायाजी पार्क के अंदर, गुजरात में बड़ौदा के अंदर, उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है उस दिन से समाज के लिए लगा दिया। और उसके बाद सारी कहानी आपके सामने है कि कैसे उन्होंने जो है अपने आप को एक नेता के रूप में स्थापित किया। जब देश के अंदर सरकार बनी पहली तो उसमें वह कानून मंत्री रहे, और जब देश का संविधान बनने की बात आई तो उन्हीं को जो है, उन्हीं की लीडरशिप में, उन्हीं की चेयरमैनशिप के अंदर जो है हमारे देश को जो है एक सुंदर संविधान के जो है वो मिल पाया। तो ये कहानी बाबा साहब अम्बेडकर की है और सही मायने में ये कहानी हम सब की है, क्योंकि हम सब ने जो है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में जो है भेदभाव को फेस किया है। हमने डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है, कहीं पे जाति के नाम पर, कहीं समुदाय के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं रंग के नाम पर, कहीं ऊंचाई लंबाई के नाम पर, कहीं पतला मोटा होने के नाम पर। अगर देश से बाहर निकल जाएं तो कभी एशिया होने के नाम पर, एशियन होने के नाम पर, उससे बाहर निकल जाएं तो ब्लैक और वाइट के नाम पर। तो हर नागरिक ने, हम सब ने, बल्कि इस दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति ने कभी ना कभी, किसी ना किसी मोड़ पे आके जो है भेदभाव को फेस किया है, उसको झेला है। तो बाबा साहब की कहानी हम सबकी कहानी है और उनकी कहानी में जो प्रेरणा वाली बात है वो ये है कि उन्होंने अपने इतने विपरीत हालातों के अंदर भी, इतने विपक्ष, इतनी मुश्किलों के अंदर भी उन्होंने कभी भी जो है अपना जो संकल्प है
उसको जो है झुकने नहीं दिया, उसको कमज़ोर नहीं होने दिया, और अपने मजबूत संकल्प की बदौलत उन्होंने जो है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जो है काम किया। तो हम एक बार सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में। जोरदार तालियों से सभी लोग स्वागत करेंगे। बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। एक बार सब लोग मिलकर जोरदार तालियों से जो है हमारे माननीय संयोजक, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्योंकि मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारे अब संयोजक, मैं माफी चाहूंगा, आराम से भाई, आराम से। तो हम सबको आज इस जयंती के मौके पे मेरी फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन जो है हम सब के लिए जो है प्रेरणा का दिन है, प्रकाश का दिन है, क्योंकि ज्ञान जो है वो प्रकाश जो है ज्ञान से आता है, और ज्ञान का कोई सूत्र है, ज्ञान का कोई महासागर है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। उनका हम नमन करते हैं आज के दिन, उनको जो है प्रणाम करते हैं, और ये प्रण लेते हैं कि उनके अच्छे विचार, उनके अच्छे संदेश, उनका जो जीवन है उससे जो है कुछ सीख के अपने जीवन को भी जो है कृतार्थ करने का प्रयास करेंगे। मुझे बोलने का मौका दिया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद विशेष भाई। अब हमारे बीच में हम सबके नेता और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आ चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी से कि वो आएं और आज के इस मौके पर हम सबको संबोधित करें। तालियों से स्वागत करिए सौरभ भारद्वाज जी का। मंच पे पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, पंकज गुप्ता जी, आतिशी मालिना जी, पंकज गुप्ता जी और सत्येंद्र जैन साहब, मोनू भाई, कुलदीप जी, विशेष रवि भाई, तोमर जी, राखी बिरला बहन, और मेरे सामने बहुत सारे हमारे विधायक साथी बैठे हैं, कुछ हमारे विधानसभा के उम्मीदवार बैठे हैं, कई हमारे पार्षद साथी बैठे हैं, बहुत सारे संगठन के लोग बैठे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से बहुत माफ़ी चाहूँगा कि हमने कल रात को इस कार्यक्रम के लिए आप लोगों को सूचना दी। इससे पहले हमारा कार्यक्रम ये था कि हर विधानसभा में हम शाम को बाबा साहब अंबेडकर जी के सम्मान में एक कार्यक्रम करें, मगर कल पार्टी के अंदर चर्चा हुई तो हमने तय किया कि एक छोटा कार्यक्रम सुबह हमारे कार्यालय में भी होना चाहिए, जिस तरह से हर साल हम लोग करते हैं, और आपको इसीलिए रात को हमने बताया। और मैं ये समझता हूँ कि सुबह हर विधानसभा के कई इलाकों के अंदर बाबा साहब अंबेडकर जी के सम्मान में कार्यक्रम रखे जाते हैं, व्यस्तता रहती है, उसके बावजूद भी आप सब लोग आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पार्टी शुरू से अंबेडकर जी के विचारधारा पे चलती है। अंबेडकर जी ने नारा दिया था आज से 100 साल पहले। सोचिए, अंबेडकर जी ने ये सोचा कि भारत को नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और आप सोचिए, ये पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने सबसे पहले यही काम किया कि सबको शिक्षित बनाया जाए, सबको संगठित रखा जाए। कभी जो है आपस में लड़ाने की राजनीति नहीं की, सबको इकट्ठा रखने की, संगठित रखने की राजनीति की। और संघर्ष तो आप देख रहे हैं, जब सरकार थी तब भी संघर्ष चल रहा था, अब सरकार नहीं है अभी भी संघर्ष चल रहा है। तो बाबा साहब के पद चिन्हों में ये पार्टी चल रही है। कभी कभी कुछ चीज़ों को लेके दुख होता है। अरविंद जी ने सरकार बनने के बाद ये तय किया था, पार्टी के हर कार्यालय में, मुख्यमंत्री के कार्यालय में, मंत्रियों के कार्यालय में, हर सरकारी दफ्तर में, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, सब जगह आप देखिए अरविंद जी का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती थी, वक्तव्य आता था,
पीछे बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर दिखती थी। सब जगह मैसेज जाता था, ये सरकार बाबा साहब के आदर्शों पे चलने वाली सरकार है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी से हम ये उम्मीद नहीं करते थे कि वो और राज्यों के अंदर तस्वीर लगाएगी, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही बाबा साहब की तस्वीरों को उन दीवारों से हटा दिया गया। अब आप देख सकते हैं, प्रेस वार्ता मुख्यमंत्री जी करती हैं, उनकी फोटोज आती रहती हैं, पीछे बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति गायब है। कुर्सी वही है, टेबल वही है, दीवारों के रंग वही हैं, मगर उस दीवार के पीछे जो बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर थी वो गायब हो गई है। तो ना सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर की जगह इनके दिलों में है, नहीं है इनके दिलों में, और ना इनकी दीवारों पे बाबा साहब अंबेडकर के लिए जगह है। ये बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने कई वादे बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे किए थे दिल्ली वालों से। पहला वादा था, हर शेड्यूल कास्ट से आने वाले विद्यार्थी को 1000 रुपये महीना दिया जाएगा। मैनिफेस्टो में था, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को डबल करने की बात भी कही थी, अभी तक शुरू नहीं हुई है। और जिस दलित छात्र का एडमिशन बड़े कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, एमबीए में, उसको 50,000 रुपये देने की बात कही थी, वो भी अभी तक शुरू नहीं हुई है। मुझे लगता था कि आज शुरू करेंगे, मगर शुरू नहीं हुई है, दुख की बात है। खैर, हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। छोटा कार्यक्रम है, इसीलिए मैं समय ना व्यर्थ करते हुए आमंत्रित करूंगा हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी आए और अपनी बात आप लोगों के बीच में रखें। हमारी पार्टी ने बाबा साहब को और शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श माना है। हम लोगों ने ये तय किया है कि उनके जीवन के संघर्ष से हम प्रेरणा लेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पे कदम, उनके बताए हुए संदेश के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। उसी दिशा में हम लोग पूरी कोशिश करते हैं अपनी पार्टी को भी चलाने की, और जहां जहां हमारी सरकारें हैं उन सरकारों को भी चलाने की। हम देखते हैं कि किस तरह से आज के राजनीति में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का, माला पहनाने का, फूल अर्पित करने का कई पार्टियां और कई नेता एक झूठा दिखावा करते हैं। मैं झूठा क्यों कह रहा हूं? जैसे मान लो आपका बेटा है, आप अपने बेटे को बोलो बेटा इस रास्ते चल, बेटा उस रास्ते तो चले नहीं, जो आप कहो उसका उल्टा करे, जो काम आप कहो उसका उल्टा करे, जो सीख आप दो उसकी उल्टी करे, और रोज सवेरे आपकी तस्वीर लगा के उसके आगे माला फूल सब चढ़ाए और आपकी पूजा करे। तो आप क्या करोगे? 2 थप्पड़ मारोगे उसको कि मैं जो कहता हूं वो तो करता नहीं है, और मेरी माला, मेरे को रोज माला चढ़ा के और फूल चढ़ा के, फूल पत्ती और धूप दीप करता है। वही उन्होंने, इन सारी पार्टियों और नेताओं ने आज बाबा साहब के साथ कर रखा है। बाबा साहब ने जो संदेश दिया, जो उनके विचार थे, उस पे तो कोई नहीं चलेगा, उसके उल्टा करेंगे। लेकिन बाबा साहब को फूल पत्ती चढ़ाएंगे, उनको दिखावा करेंगे उनकी पूजा करने की। सबसे बड़ा संदेश बाबा साहब का क्या था? जो भी सौरभ भारद्वाज ने कहा, सबसे ज्यादा तवज्जो उन्होंने शिक्षा को दी थी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा सारा समाज एक पीढ़ी के अंदर आगे बढ़े, बराबरी का अधिकार मिले, सबकी गरीबी दूर हो, तो वो केवल और केवल एक ही चीज से हो सकती है, वो है शिक्षा। शिक्षा के बिना कोई पार नहीं है।
हो ही नहीं सकता। अगर हम अपने देश में बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, एक जैसी शिक्षा नहीं देंगे, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, देश तरक्की कर ही नहीं सकता। ये सारी पार्टी वाले और ये नेता क्या करते हैं, उसका उल्टा करते हैं, शिक्षा पे जोर नहीं देंगे। और अब जो दिल्ली के अंदर चल रहा है, ये तो बेहद दुखद है जो कुछ भी चल रहा है। जब हम राजनीति में नहीं आए थे, हम सोचा करते थे, हम एनजीओ में काम करते थे, हम समाज सेवा में काम, झुग्गियों में काम किया करते थे, हम देखते थे सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत थी, गरीबों के बच्चों के लिए बहुत बुरी शिक्षा थी। हम देखते थे कैसे प्राइवेट स्कूल वाले शोषण करते हैं माँ बाप का, बच्चों का, फीस पे फीस बढ़ाते जाते हैं, फीस पे फीस बढ़ाते जाते हैं। जब हमारी सरकार बनी, दिल्ली के अंदर और कुछ हो ना हो, हमने शिक्षा का अच्छा इंतजाम कर दिया। सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, प्राइवेट स्कूलों को 10 साल तक फीस नहीं बढ़ाने दी, 10 साल तक इनको फीस नहीं बढ़ाने दी। लेकिन अभी 2 महीने भी नहीं हुए और इन 2 महीनों के अंदर इन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करना चालू कर दिया दिल्ली के अंदर। ऐसे है जैसे अब एकदम से लूट मच गई, जैसे सारे प्राइवेट स्कूल खराब नहीं होते, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जैसे भूखे भेड़ियों की तरह झपट के मार रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर। जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बच्चों को लाइब्रेरी के अंदर बंद कर दिया जाता है, बच्चों को क्लास अटेंड नहीं करने देते, बच्चों के ऊपर जिस तरह से तानाशाही बर्ताव किया जा रहा है कि फीस नहीं दोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, अनाप शनाप फीस। कईयों ने तो दुगनी कर दी, कईयों ने 80% बढ़ा दी, 40%। कहां से लाए बच्चों को पैसे पढ़ाने के लिए? मैं अभी आने के पहले सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक आदमी कह रहा था जी 2 लाख रुपए कर दिए साल का खर्च। कहां से लाएं, कहां से लाएं इतने बच्चों को पैसे पढ़ाने के लिए? ये तो किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो शोषण के खिलाफ लोगों को बचाए, और यही शोषण में शामिल हैं, यही लोग शोषण करवाने में शामिल हैं। सरकारी स्कूल कितनी मुश्किल से ठीक करे थे, कितनी मुश्किल से ठीक करे थे 10 साल में। इन्होंने हैप्पीनेस करिकुलम बंद कर दिया, इन्होंने देशभक्ति करिकुलम बंद कर दिया, इन्होंने बिजनेस ब्लास्टर्स सारा एक एक करके मिशन बुनियाद बंद कर दिया। एक एक करके जितने अच्छे काम करे थे सरकारी स्कूलों में सारे बंद करते जा रहे हैं ये लोग। अभी कल गुजरात की एक स्टोरी आई थी। गुजरात के 157 सरकारी स्कूलों में 10वीं क्लास के बोर्ड के पेपर में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, एक भी बच्चा। 30 साल से इनकी गुजरात में सरकार है, शर्म से डूब मरना चाहिए इनकी पार्टी को कि गुजरात के अंदर 30 साल सरकार चलाने के बाद अगर शिक्षा व्यवस्था का गुजरात में ये हाल है तो अब वही हाल ये लोग दिल्ली का करेंगे। तो कहते हैं बाबा साहब के भक्त हैं। बाबा रे क्या भक्त हो, जो बाबा साहब ने कहा उसका उल्टा करते हो तुम। बाबा साहब ने कहा शिक्षा पे काम करो, ये शिक्षा का कबाड़ा करने में लगे। एक राज्य बता दो मेरे को जहां इनकी सरकार है और उन्होंने शिक्षा पे अच्छा काम किया हो, एक राज्य बता दो। कोई एक राज्य नहीं है जहां इनकी सरकार है और उन्होंने शिक्षा को ठीक कर दिया हो, एक भी स्कूल को उन्होंने ठीक किया हो। पहले मैं सोचता था 75 साल हो गए आजादी को, मैं यही सोचता था शिक्षा क्यों नहीं ठीक हो रही, क्यों नहीं ठीक हो रही। हमारे देश में इतनी गरीबी, इतनी अशिक्षा है। मेरे को लगता है कि अगर हमने शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दी तो एक पीढ़ी में हम अपने देश से गरीबी दूर कर सकते हैं। मैं सोचता था क्यों नहीं हो रही, मुझे लगता था इनको करना नहीं आता, इनसे हो नहीं रहा। लेकिन जिस तरह से ये दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, अब मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं कि जानबूझ के इन दोनों पार्टियों ने 75 साल में इस देश को अनपढ़ रखा है, जानबूझ के अनपढ़ रखा है। एक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत इस देश को गरीब और अनपढ़ रखा गया। इन लोग, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर रखा अपना वोट बैंक बनाने के लिए। इनको बाबा साहब से कोई प्यार नहीं है, ये कोई बाबा साहब की इज्जत नहीं करते।
मजबूरी है कि बाबा साहब को इज्जत देने का दिखावा करना पड़ता है। और क्या मजबूरी है? वोट चाहिए इनको, एससी समाज के वोट चाहिए, इसलिए दिखावा करना पड़ता है इनको बाबा साहब की पूजा करने का, बाबा साहब की इज्जत देने का। बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान सभा के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जब डिबेट चल रहा था, उस वक्त बड़ा कड़क बहस हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। किसी ने कहा कि वोट देने का अधिकार सबको नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा कि अनपढ़ लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह प्रस्ताव आया केवल पढ़े लिखे लोगों को या इनकम टैक्स देने वाले लोगों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। आप सोच के देखो, अगर केवल अमीर लोगों को और पढ़े लिखे लोगों को वोट देने का अधिकार होता तो आज हमारे देश के अंदर गरीबों का क्या हाल होता और दलितों का क्या हाल होता और पिछड़ों का क्या हाल होता। ये तो नोच के जीने नहीं देते, ये लोग सांस नहीं लेने देते, पानी नहीं पीने देते आप लोगों को। अगर ये बाबा साहब लड़े थे संविधान सभा के अंदर, बोले नहीं, हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होगा। अपनों से दूर होते हैं आप कभी कभी, इसीलिए अब टेस्ट बुक कीजिए कहीं से भी। Mom, Dad are coming home for dinner tonight. I really wanted to cook for them, but I have a meeting. तो कुछ ऑर्डर ही कर लेंगे? Oh my God! You did this? ये वाला उनका फेवरेट है ना? Nestasia, where design meets quality. एक हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा। एक व्यक्ति को एक, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पैसे दे हो उसके पास, चाहे इस जात का हो, चाहे उस जात का हो, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा। अगर ये वोट देने का अधिकार हर व्यक्ति को नहीं होता जो बाबा साहब ने दिलवाया, आप सोच सकते हो क्या हाल होता इस देश का। बहुत बुरा हाल होता। अभी तो वोट देने का अधिकार है, तब ये लोग झुग्गी वालों को वोट के पहले जाके कहते हैं कि जहां झुग्गी वहां मकान, और जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं अगले दिन झुग्गियां तोड़वा देते हैं। इतने बेशरम लोग हैं ये लोग। वोट देने का अधिकार है तब इन्होंने जीना मुश्किल कर रखा। अगर वोट देने का अधिकार नहीं होता, ये तो सबको प्रशांत महासागर में ले जाकर डुबो देते, सारे गरीबों को, सारे अनपढ़ लोगों को। कोई स्कूल नहीं बनवाते आप लोगों के लिए, केवल अमीरों के स्कूल होते इस देश के अंदर, कोई सरकारी स्कूल नहीं होता। तो बाबा साहब ने वोट देने का अधिकार दिया, इसीलिए आज मुझे यहाँ आप सबको बताते हुए, आप सबकी पंजाब में सरकार है, आप लोगों की पंजाब सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया अभी 2-3 साल पहले। पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से आसाम तक केवल एक राज्य है पंजाब, जहां पे वकीलों का, जो सरकारी वकीलों का पैनल बनता है, उसमें भी रिजर्वेशन दिया गया है। बाकी किसी राज्य के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने वकीलों के पैनल में रिजर्वेशन नहीं देती। कोई राज्य अपने सरकारी पैनल में रिजर्वेशन नहीं देता, केवल पंजाब सरकार ने रिजर्वेशन दिया है, अपने पैनल में रिजर्वेशन दिया है, सरकारी वकीलों का जो पैनल है। और अभी पिछले हफ्ते उस रिजर्वेशन में एससी समाज के हमारे भाइयों के लिए रियायतें दी गई है। जो एलिजिबिलिटी की कंडीशंस हैं, उन एलिजिबिलिटी की कंडीशंस के लिए रियायतें दी गई हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, अगर तुम लोग भी प्यार करते हो अपने अपने राज्यों में, तुम भी दो रिजर्वेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट में तुम भी दो रिजर्वेशन सरकारी वकीलों के पैनल में, तब तो पता चलेगा कि तुम बाबा साहब से प्यार करते हो। नहीं तो ये फर्जीवाड़ा करना बंद करो। अभी मैं सुन रहा था, एक जज साहब हमारे देश के एक राज्य के चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं, उनका 3-4 दिन पहले भाषण आया था।
उन्होंने कहा कि वो एक हाई कोर्ट में जब काम करते थे, वहां पे एक जज जब उसकी नियुक्ति हुई तो आके उसने अपने पूरे कमरे को और अपनी कुर्सी को और मेज को गंगा जल से साफ किया, हाई कोर्ट के एक जज ने। क्यों? क्योंकि उनके पहले जो जज था वो दलित था, वो एससी समाज से था। 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन हमारी मानसिकता अभी नहीं बदली। हमें बदलना पड़ेगा, हर व्यक्ति को बदलना पड़ेगा, अपनी मानसिकता को भी बदलना पड़ेगा। एक तरफ जहां पार्टियों को और नेताओं को बदलना है, दूसरी तरफ इस देश के हर व्यक्ति को भी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। फिर से मैं आप सब लोगों को बाबा साहब के जयंती के अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही निवेदन करता हूं कि उनके कदम चिन्हों पे चलना, इन पार्टियों और नेताओं की तरह दिखावा मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबसे अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाइए राष्ट्रगान के लिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।